हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम बात कर रहे हैं सीटेट 8 फरवरी 2026 की। ओके, सीटेट एग्ज़ाम जो आपका 8 फेब को होने जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर इस चैनल पर अपने सीटेट पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट होता है मैथ्स और साइंस, उसकी प्रिपरेशन इस चैनल पर करा रही हूँ। ठीक है, साइंस की PYQ सीरीज़ में हमने 3 PYQs पेपर किए हैं और साथ में मैंने NCERT 7th को भी कंप्लीट किया है। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स पेपर की एनालिसिस। ओके, सो मैथ्स में आपका जो ये पेपर है 14 दिसंबर को जो आपका हुआ था लास्ट ईयर, इसके पूरे 30 क्वेश्चंस जो मैथ्स के होते हैं वो हम करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस तो आपके कंटेंट के होते हैं और 10 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के होते हैं। ओके, सो टोटल ये क्वेश्चंस हम 30 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये एक आपका टेस्ट भी है कि आप इस समय अगर आपका एग्जाम होता है तो आपको कितने स्कोर मिलेगा आउट ऑफ 30। ठीक है, तो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे दीजिए और आंसर को फिर मेरे से आंसर से मैच कर सकते हैं। जहां भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्सप्लेन करना है, तो मैं पूरा वैसे ही करूंगी जैसे क्वेश्चन को सॉल्व या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आप सीटेट पेपर 2 मैथ्स और साइंस से दे रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर पूरी बहुत ही अच्छी तैयारी करवाऊंगी विद माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर किया है एंड आई हैव गॉट 119 आउट ऑफ 150। ओके, जिसमें इस दोनों ही पेपर में मुझे 26 मार्क्स मिला था और जो 4 मार्क्स का गैप हो गया आउट ऑफ 30 वो बिकॉज ऑफ टाइम की कमी था, क्योंकि टाइम की पेपर आपका बहुत इजी होता है। आज भी अभी आप जब पेपर मैं करा रही हूँ तो आपको समझ में आएगा कि पेपर इतना टफ नहीं होता है, बट आपको प्रैक्टिस और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, पहले के 30 क्वेश्चंस तो आपके CDP के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से आपका पार्ट 2 में जो है आपका मैथ्स एंड साइंस के टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहले 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहते हैं, फिर बाद के 30 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं आज मैथ्स के 30 क्वेश्चंस। आप भी देखिएगा कि आप इस पेपर में कितना कर पा रहे हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद आप मेरे आंसर से उसको मैच कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको आउट ऑफ 30 कितना मिला है। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पहले ये समझेंगे। 83.7 इंटू 10 टू द पावर -9, 45 इंटू 10 टू द पावर 3, या 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12, या 0.6 इंटू 10 टू द पावर 15। ठीक है, तो जिन लोगों को आता है वो वीडियो पॉज करके अपना आंसर बता देंगे और जिनको नहीं आता है उनके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूंगी। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर लिखने का तरीका यह होता है को किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर दिया गया है उसको a इंटू 10 टू द पावर x, ठीक है, 10 के पावर में, और a मीन्स यहाँ इस फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, जहाँ पर a जो है आपका वो 1 से और 9 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, 1 से 9 के बीच में लाइन करना चाहिए, इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि लाइक इफ़ यू हैव 2000, ठीक है, तो अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें इसको लिखना है a इंटू 10 टू द पावर x के फॉर्म में, जहाँ पर 10 a जो है वो 1 से 9 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 2.0, ओके, इंटू 10 टू द पावर, अब हमने यहाँ पर पॉइंट पुट किया तो 1 2 3, 10 टू द पावर 3, तो हमने इसको लिख दिया 2.0 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में, और ये जो है यही बन जाएगा। ठीक है, तो 2.0 क्या है हमारा, 1 से 9 के बीच में आ गया है। सिंपल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ये रखिए, नहीं तो आपको ये समझना है कि कोई भी नंबर अगर जिसमें पॉइंट जो है उसकी फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगना है और 10 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में वो नंबर होना चाहिए। लाइक इफ़ यू हैव 0.003, ओके, 0.03, तो पॉइंट मीन्स इस नंबर को हमें 1 से 9 के बीच में ही रखना है। ठीक है, तो दिस मीन्स ये यहाँ ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आना चाहिए 3.0। ओके, सो दिस इस समय क्या हुआ है कि हमने ये पॉइंट जो है राइट साइड पे शिफ्ट किया है। दिस मीन्स जो हमारी पावर है वो माइनस में हो जाएगी। जब हम पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारी पॉजिटिव रहती है। ओके,
तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 83.5 हम देख रहे हैं 10 टू द पावर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा 83 लिखा हुआ है, जिस पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें तो पॉइंट अगर देखिए, अच्छा आई होप कि आपको ये पता है कि अगर 45 लिखा है दिस मीन्स 45.0 है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ का मतलब ये यहाँ पर होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज 8.5 एंड दिस इज 10 टू द पावर -12 मीन्स 10 टू द पावर x के फॉर्म में है। तो ये हमारा कंडीशन को सॉल्व करता है और लास्ट में आता है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 15। अगेन 0.6 नहीं हो सकता, इसको 1 से और 9 के बीच में होना है, तो 6.0 हम समथिंग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट होता है, इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि कैसे लिखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। In a pentagon ABCDE, angle A is 2x plus 9 degree, angle B is 2x plus 1 degree, angle C is 2x minus 1 degree, angle D is 2x plus 5 degree, and angle E is 2x minus 4 degree. ठीक है, then we have to find out the value of 2x plus 10 degree. ठीक है, अगर कोई ये चाहता है कि मैं हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, देन मैं हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ूंगी, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी पेपर बहुत लंबा होने वाला है, टाइम टेकिंग होने वाला है, इसलिए मैंने हिंदी में इस समय नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो पेंटागन अब आपको समझ में आ गया, पेंटागन मीन्स 5 एंगल्स होंगे। तो अब आपको ये जब तक नहीं पता होगा, अच्छा क्वेश्चन का आप ऑप्शंस भी देख लेते हैं, 124 डिग्री, 114 डिग्री, 116 डिग्री और 118 डिग्री। सो आप वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिनको आता है और जिनको नहीं आता है वो वीडियो को देखते रहेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेंटागन का मतलब क्या होता है कि पेंटागन के होते हैं टोटल 5 एंगल्स, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या होता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पेंटागन के सारे एंगल्स जो 5 एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला होता है जो हर पॉलीगॉन पर लग जाता है, वो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है विच इज n-2 इंटू 180, ओके, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां से हम इसको निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री मीन्स पेंटागन में कितने होते हैं साइड्स, 5 साइड, n क्या है यहाँ पर 5 साइड 5, तो n 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 5 - 2 इज 3 इंटू 180 डिग्री विच इज 18 3 = 54। तो यहाँ पर इसका मतलब समझ में आया कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम 540 डिग्री होता है। दिस मीन्स जो आपका ये पेंटागन है इसके सारे एंगल्स को ऐड करके वो 540 आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया है, चलिए देखते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा 540 डिग्री, ओके। सो एंगल ए कितना है 2x + 9, मैं ऐसे ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस मुझे कम पड़ जाएगा अदरवाइज। 2x + 9 प्लस 2x + 1 प्लस 2x - 1 डिग्री प्लस 2x + 5 डिग्री और प्लस हमारा हो गया 2x - 4 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से पांचों एंगल्स लिख लिए, उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 540 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x 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 5 टाइम्स मीन्स इट इज 10x, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या हो गया, -1 और ये +1 कैंसल आउट हो गया। अब हमारा बचा 9 5 और -4, तो 9 + 5 इज 14 और 14 - 4 इज 10, 10 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री, ओके। सो 10x इज इक्वल टू 540 - 10 डिग्री विच इज 530 डिग्री, 10x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 53, ओके। समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2x + 10 डिग्री। तो 2 मीन्स x की वैल्यू पुट करेंगे 53 + 9 डिग्री, ओके। सो यहाँ पर क्या हो गया, 53 इंटू 2 इज 106, 106 और 9 और 10, यहाँ पर 10 है, ओके।
10 कर लीजिए, तो दिस मीन्स 106 प्लस 10 इज 116 डिग्री, तो 116 या 116 इज द आंसर। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठोस मतलब मूर्त, मतलब चीजें दिखा के, फिर एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त चिंतन है उसकी ओर जाना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ द बुक मस्ट बी हाईली प्रिसाइज एंड टेक्निकल, मतलब पुस्तक की भाषा अत्यधिक सटीक और तकनीकी होनी चाहिए। बुक मस्ट कंटेन अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, किताबों में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए। या फिर अवधारणाओं को जटिल से सरल की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेडागोजी का क्वेश्चन। अब आप लोग बताएंगे इसमें क्या सही होना चाहिए फॉर द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, कौन सी चीज सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है। अब आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को पहले दिखाकर, जो ठोस चीज़ें, कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, जो दिखने वाली चीज़ें हैं, वहाँ से हम अमूर्त की ओर ले जाते हैं। मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम ऐसा उसको पहले कुछ इमेजिनेटिव नहीं बता देते हैं, पहले चीज़ दिखाते हैं, फिर वहाँ से उसको जो नहीं उसके सामने विजिबल है वहाँ तक लेके जाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ये गलत हो गया। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ बुक मस्ट बी हाईली प्रिसाइज एंड टेक्निकल। हाईली प्रिसाइज और टेक्निकल अगर होगी तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बड़ा डिस्क्राइब में लिखा होना चाहिए। और बुक्स मस्ट कंटेन अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, उसको रट्टा लगवाने वाली बात हो गई, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। ओके, ये देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया है। अ सम ऑफ रुपीज 8,000 बिकम्स रुपीज 9,500 या 9,500 at 7.5% per annum in X years at simple interest. What will be the amount of the sum in same time at 20% if interest is compounded ईयरली। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट भी यूज होने वाला है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं 4, 13824 या फिर 11,616 या फिर 12,144, 12,672। ठीक है, तो जिनको आंसर अपना फाइंड आउट करना है वो आप सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके, अदरवाइज मैं यहाँ पर अपना सोल्यूशन आपको शो करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमें दिया है 8,000 एंड 95,000। तो अ सम ऑफ 8,000 बिकम्स, दिस मीन्स जो 8,000 है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़। ठीक है, 8,000 प्रिंसिपल है और वो बन क्या जाता है 9,500, इसका मतलब अमाउंट हमारा 9,500 है। ठीक है, तो इसका मतलब, और इंटरेस्ट की रेट कितना है 7.5%। दिस मीन्स हमारा इंटरेस्ट आया कितना है 9,500 माइनस 8,000 हम लोग करेंगे विच इज़ 1,500। तो इंटरेस्ट हमारा है 1,500 रुपये। ठीक है, अब हम इसको वही पुराना फॉर्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ से हम निकालेंगे टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 1,500 रुपये और प्रिंसिपल हमारा है 8,000 गुणे आर हमारा है 7.5 और टी हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, टी निकालना है अपॉन 100। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 कैंसिल हो गया और 1,500। अब टी उधर रखेंगे, बाकी सब नीचे लेकर आते हैं। 80 इंटू 7.5 इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये 0 गया ऊपर और 15 से कट करते हैं। 15, 75 और यह हो गया 100 और यहाँ पर हो गया 5, 5 दूनी 10, 0 और 8 से काटते हैं तो 5, 5, 8 दूनी 16 और पॉइंट लगा और उधर ये 2.5%। ओके, सो हमें समझ ईयर्स, परसेंट नहीं ईयर्स, हम टाइम पीरियड निकाल रहे थे। जिसका मतलब है कि 2.5 साल यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हमें 2.5 साल का निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 2.5 साल के लिए अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, एन यहाँ हमारा टाइम पीरियड होता है। तो हम 2.5 का एक साथ नहीं निकालेंगे, पहले हम 2 साल का निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या रखा है यहाँ पर P,
हमारा हो गया, प्रिंसिपल था हमारा 8000, 1 + 20 अपॉन एंड 100 और की पावर 2, ठीक है। तो 8000 इंटू ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा 120 अपॉन 100 और 2 टाइम्स था तो 120 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 3 0 हम यहाँ से काटते हैं और 1 0 यहाँ से कट गया, तो ये आ गया 80 इंटू 12 इंटू 12 144, ठीक है। 12 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा। 0 लगाया, 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगे 3, 4 चौक 32, 33 34 35, 3 गया 8 1 8 9 10 11, तो ये हमारा आ गया 11,520 रुपये। ये हमारा 2 साल का आया है, ठीक है। अब हमें इसमें आधा साल का और जोड़ना है, तो आधा साल के लिए क्या नियम होता है कि आप जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका ये होता है फॉर्मूला, उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देंगे, ठीक है। तो आर को अब हम कर देंगे r/2 और यहाँ पे 1/2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, 1 साल लेते हैं उसको। तो आधे साल के लिए अब प्रिंसिपल क्या हो गया, 11,520, 11,520 हो गया है। 1 प्लस हमारी जो रेट था वो 20 था, 200 किया यहाँ पर क्योंकि हमने उसको आधा करना है, वो पावर तो 1 ही है, उसकी कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर हो गया है, ये हमने कट कर लिया, ये भी कट कर दिया, तो 1/10, 1/10 हो गया और 10 जो हो गया ये 11/10, ठीक है। तो अब यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 1152 इंटू 11 को सॉल्व कर लेते हैं। 11 दूनी 22 का 2, हाथ से लगे 3, 11 5 55, 56 57 का 7, 11 कम 11, हाथ से लगे 11 और 12। तो हमारा आंसर आ गया 12672। कौन सा आंसर है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो गया है, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। The two corresponding angles formed by the intersection of two parallel lines by a transversal are 3 - 20 degree and 5 - 60 degree. Then the value of 4x plus 30 degree. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं अगर पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये हमारी अगर पैरेलल लाइन हो गई है और ट्रांसवर्सल इस पे है और इस पे करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारी हो जाएगी। तो जिनको आंसर आता है वो अपना आंसर खुद बता देंगे, 150 90 110 या 130। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो एफ बनाते हैं। ये है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग इसका करस्पॉन्डिंग ये और इसका करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। अब हमें इतना ज़्यादा डीप में जाना ही नहीं है, हमें ये पता है कि टू पैरेलल लाइंस पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है, 3x - 20 जो है वो 5 - 60 के इक्वल होगा। 3x - 20 इज इक्वल टू 5x - 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो इक्वेशन बन गई है। 5x इधर लेकर आते हैं तो -2x हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो हमारा -60 + 20 विच इज़ माइनस का 40 हो गया। ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू आ गया 40/2 विच इज़ 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई है 20 डिग्री। सो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 × 120 + 30, ठीक है, सॉरी 20 डिग्री। ये 20 है, तो ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, 80 + 30, तो 80 + 30 क्या हो गया, 8 2 10 11, 110। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 110। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया 35 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 ये आपके आ गया है, अगेन पेडागोजी का क्वेश्चन है। Which of the following is used to record students' problem solving ability and measurement ability and experimentation ability? ठीक है, तो अब इसमें चारों में बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अभी समझ लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। रिपोर्ट कार्ड तो हम सबको पता है कि जिसमें पूरे साल का आखिरी में डेटा दिया जाता है। टीचर की डायरी में टीचर अपनी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें लिखती है। कुमुलेटिव रिकॉर्ड वो होता है जो पूरे साल का बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मीन्स एकेडमिक्स प्लस करिकुलम प्लस ऑल मिला के जो रिकॉर्ड दिया जाता है। अनेक्टेडोटल वो रिकॉर्ड होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एबिलिटी को मेज़र करता है। किसी सिचुएशन में अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है तो उस समय वो
कैसा बिहेव करता है, उसकी उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या क्या मेजरमेंट है, क्या है, उसको बेसिस पर ही एनेक्टेड टोटल रिकॉर्ड बच्चा वो टीचर बनाता है। तो इसी को रिकॉर्ड करता है स्टूडेंट्स की, ये पर्टिकुलर एक इंसिडेंट की बात हो सकती है, ठीक है। तो इसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मेजरमेंट एबिलिटी और एक्सपेरिमेंटेशन एबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है कि पर्टिकुलर टाइम पे बच्चे का बिहेवियर कैसा था। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 37। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स AB एंड CD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ AB इज लेस देन CD एंड CD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AD एंड ABC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आया, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता होना चाहिए। जो लोगों को आता है वो वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकालेंगे, अदरवाइज मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। तो ट्रेपेजियम बेसिकली क्या होता है, ठीक है, पैरेलल होती है और साथ में इस तरीके से लाइन बनती है। अब यहाँ पर दिया है AD BC के इक्वल है। अगर ये ट्रेपेजियम ABCD इस टाइप का कोई ट्रेपेजियम है तो यहाँ पर बताया है AD ये लाइन और BC ये लाइन इक्वल है, दिस मीन्स ये इक्वल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। और ये दोनों हैं कितनी 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि AB इज लेस देन CD, तो हमने वो बनाया ही हुआ है, AB छोटा है CD से और CD हमारा कितना है 24, ओके। सो अगर हमें ये पता होगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू पैरेलल साइड्स का सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके, ये होता है इसका। तो हाइट हमें इसकी गिवन है ABCD इज 12 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ही हाइट होती है, तो ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो ये भी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ से इक्वल हैं, यहाँ से जो ये हाइट है ये कौन सा एंगल बन गया है, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमें नया वाला साइड नहीं पता ये, अगर इसको हम यहाँ से m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं तो जो dm होगी वही nc भी होगी, ठीक है। तो अब 13 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स आपको याद करने पड़ेंगे, 20 तक तो आपको आने ही चाहिए और क्यूब 10 तक इतना तो आना ही चाहिए। 169 होता है और 140 इसका होता है 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे 9 5 और 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस मीन्स एक्स कितना हो गया 5 हो गया हमारा, ठीक है। तो दिस मीन्स अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। तो अब पूरा कितना था 24 था, तो 24 से हम इस 5 को हटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो ये ए बी हमारी कितनी हो गई, जो ये साइड है तो ये कितनी हो गई 14। तो अब हमें यहाँ से मिल गया ए बी पैरेलल साइड का सम। तो एरिया हमारा होता बेसिकली क्या है 1/2 हाइट इज 12 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पहली ए बी है हमारी 14 और सी डी या डी सी है हमारी 24, ओके। सो 1/2 इसको हम कट कर लेते हैं, 6 गुणे और 4 4 8 2 1 3, तो 8 हाथ से लगे 4 त्रिक 18 18 20 21 22 228 इसका आंसर आना चाहिए। कहाँ पर है, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। चलिए ये देख लेते हैं, थोड़ा ऐसे ही रखते हैं जिससे मुझे ऊपर स्पेस मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए प्लेयर इन लास्ट 11 मैचेस प्लेड बाय हिम, ओके। ये नंबर ऑफ विकेट्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड, ठीक है, ऑफ द अबव डेटा। तो देखिए पिछले आप 24 का 23 का 22 का उठा के देखिए, मीन मोड और मीडियन से खूब सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये आपको इतना ही बस पढ़ लेंगे कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, बस इसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें निकालना है मीन। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डेटा प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। और मोड क्या होता है, कितनी बार वो चीज़ रिपीट हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। सबसे पहले अगर हम इसको एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। जैसे कि 0, ये 0 2 बार 0 है तो 0 + 0 कर लेते हैं, क्योंकि हमें मीन निकालना है। तो मीन क्या बेसिकली होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 है
1 + 1 + 1 + 1, ओके, वो 1 भी कैंसिल हो गया। अब 2 आ गया, 2 2 टाइम्स है, +2 +2, 2 भी कैंसिल हो गया। इसके बाद आ गया 3, 3 ओनली 1 टाइम, उसके बाद 4 2 बार है, ठीक है। तो ये हो गया, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। अपॉन 11 से ही हम डिवाइड कर देंगे, हमारा मीन निकल के आ जाएगा। तो 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ पर आगे क्या हमारा 19/11 इसका मीन हो गया। अब मोड हमें निकलना है, तो जो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स होता है फ्रीक्वेंसी, वही उसका मोड होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स 1 सबसे ज़्यादा है, तो मोड हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, मीन माइनस मोड, तो 19/11 -1, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन, 19 - 11/11 विच इज 8/11, ओके। सो 8/11 ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, देखा कितना इजी, ऐसा नहीं बहुत टफ नहीं है, बस उस विद इन ए टाइम आपको वो 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अ 9 डिजिट नंबर 565x927 4y इज डिविजिबल बाय नंबर 88, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3y, ठीक है। देखिए चलिए इसको देखते हैं। 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, जो मेन डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का तो वही बात ही नहीं, 0 11 एंड 11 12 तो वही हो जाता है। इस तरह से आपको 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, जिसमें तो ये वाले जैसे 6 है तो 6 के लिए जो 2 और 3 का हो, दोनों से डिवाइड हो, को प्राइम, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 88 का समझ लेते हैं। 88 का मतलब क्या है, 8 × 11, ये दो जो नंबर जो है वो को प्राइम जो होते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका जो है फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो 8 और 11, जो नंबर ये नंबर अगर 8 और 11 से डिवाइड होगा तो वो 88 से भी डिवाइड होगा, दिस इज द रूल। सिमिलरली लाइक मान लिया 12 है, तो 12 के वो फैक्टर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, सो को प्राइम नंबर्स 3 और 4, इस तरीके से ये लॉजिक होता है। तो अब इस केस में आपको 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिनको आता है वो आप सॉल्व करेंगे और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर देखेंगे। सो चलिए इस नंबर में हम सबसे पहले 8 का कले लगा लेते हैं। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8, तो लाइक 7 4y को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 8 9 8 72, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लगा तो यहाँ पर बच गया 2, तो 2y, अब 2y को 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे तो 20 हो जाएगा, नहीं हो सकता। फिर 21 8 से नहीं होता, तो y की जगह 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, तो भी नहीं। y की जगह 3 रखते हैं तो 23 से भी नहीं होगा, तो दिस मीन्स 24। अगर हम y को 4 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 24 विच इज 8 × 24, ठीक है। तो इसका मतलब y की पॉसिबल वैल्यू हो गई 4। क्लियर हो गया, तो ये तो हमारा निकल के आ गया। अब हमें निकालना है x, उसके लिए हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं कि आपके जो इवन डिजिट्स हैं, इवन प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है इस तरीके से, और ऑड प्लेस के डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है। तो जो आपका उन दोनों के एडिशन का डिफरेंस जो है वो या तो 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए, मीन्स 11 का कोई मल्टीपल हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं, 5 + 5 + 9 + 7 + y, ठीक है। ये निकालते हैं, अब y की वैल्यू तो 4 आ गई, हम y को 4 लिख देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 9 19 1 20 6 26 4 30 हो गया, ठीक है। अब दूसरे प्लेस को देख लेते हैं, ये वाला प्लेस, 6 + x + 2 + 4, ये कितना हो गया, 6 4 10 2 12 12 + x, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 या कोई मल्टीपल आना चाहिए 11 का, 30 - 12 + x इज इक्वल टू यहाँ पर, तो 30 अगर इसको हम करते हैं तो 30 - 12 इज 18 और -x इज इक्वल टू कोई एक नंबर। तो अब 8x की कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे यहाँ पर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो अब अगर 18 ही रखेंगे तो 0 आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, हमें x की वैल्यू 0 से 9 के बीच का ही कोई नंबर रखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे आप जब रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जब x = 7 रखा तो 18 - 7 इज 11, इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 7। समझ में आया। अब बस कुछ नहीं, आपको 2x + 3y निकालना है, तो इसमें से देख लेते हैं। 2 × x is 7 + 3 × y is
4। सो 2 7 जार 14 और 3 चौक 12 और इन दोनों को मिला के क्या हो गया 4 2 6 और 2 26। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर? आई होप कि आप जिन लोगों को आता था उन्होंने ऐसे ही निकाला होगा, आंसर मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40। ये अगेन आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। मैनी ऑक्यूपेशंस सच एज अकाउंटेंसी, बैंकिंग, शॉपकीपिंग, टेलरिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्स मैथमेटिक्स, ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोफेशनल, डिसिप्लिनरी, कल्चरल और यूटिलिटेरियन। ठीक है, व्यावसायिक, विषयात्मक, सांस्कृतिक और उपयोगितावादी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। कुछ लोग व्यावसायिक सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपका जो मैथ्स है वो यूटिलिटेरियन है। अगर हम उसको सीखते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं उसको। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी ऑफ मैथमेटिक्स एक्सप्लेन हो रही है वो हो रही है यूटिलिटेरियन या उपयोगितावादी। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? O is a point on line AB. Rays OC and OD are drawn on the same side of AB such that OC is perpendicular to OD. Angle AOC is x, angle BOD 3x, then BOD is equal to, BOD हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 67.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब आपको इसमें से चेक करना है। चलिए जिनको आता है वो पॉज करके सॉल्व करेंगे और जिनको समझना है एक्सप्लेनेशन तो वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी हमारी एक लाइन हो गई। ठीक है, इस पर हमें एक पॉइंट ओ ले लेना है, ले लिया, और ओ सी और ओ डी हमें सेम साइड पर ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने इधर ड्रॉ किया और इधर ड्रॉ किया, ओ सी और ओ डी। ठीक है, ये हमारी लाइन थी। अब यहाँ पर क्या है? एंगल ए ओ सी विच इज़ एक्स, ओके, और ये तो हाँ, और ओ सी और ओ डी परपेंडिकुलर हैं, ये दिया है, तो इस मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है एंड बी ओ डी इज 3x और हमें इस 3x की ही वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन पर हमारा एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। दिस मीन्स x प्लस 90 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 या फिर x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, जैसा भी आप करना चाहें। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। दिस मीन्स 4x इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/4 विच इज 245/2, 45/2 ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? BOD निकालना है विच इज 3x। इसका मतलब 3 × 45/2 तो कितना आ जाएगा? 15 का 5 यहाँ से लगे, 3 चौक 12 1 13, 132/2। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 छंग 12 और एक इधर गया, 2 7 14, 67 डिग्री, हाफ डिग्री। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अगेन ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ इंटीजर्स एट द अपर प्राइमरी स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट यूजफुल। ठीक है, देखिए अपर प्राइमरी स्टेज मतलब 6 to 8 और पेपर भी ये 6 to 8 वालों के लिए है। ठीक है, तो इसमें आप उनको क्या समझा सकते हैं इंटीजर्स को सिखाने के लिए? तो देखिए यूज़ ऑफ चार्ट पेपर करेंगे, यूज़ ऑफ स्टेयर्स करेंगे, यूज़ ऑफ लिफ्ट करेंगे या यूज़ ऑफ नंबर लाइन करेंगे। इसमें से कर तो सारा सकते हैं कि लेकिन सबसे ज़्यादा लीस्ट यूज़फुल क्या है, सबसे कम यूज़फुल क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे कम यूज़फुल जो है हमारा है वो है यूज़ ऑफ चार्ट पेपर, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आपको जो है बच्चों को लाइव एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाना है। ठीक है, तो अगर आप लिफ्ट का या स्टेयर्स का या नंबर लाइन का यूज़ करते हैं तो ये काइंड ऑफ नियरेस्ट हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के, बल्कि एक चार्ट पेपर पर अगेन जैसे पेपर पे ड्रॉ करना है वैसे चार्ट पेपर पर ड्रॉ करके आप उसको समझा दें। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 42 का 1 माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन। x इज इक्वल टू k इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11k प्लस 18 और 11k माइनस 18। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू k इज द सोल्यूशन है, इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा कि x की जगह k पुट कर दीजिए। ठीक है,
वही मतलब होता है इसका। तो अब हमें निकालना है 11k + 18 अपॉन 11k - 12। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालना है। चलिए, जिनको आता है वो उसको सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर देखेंगे। तो x यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखूंगी k - 4 अपॉन 7 - 1 इज इक्वल टू 5 - k अपॉन 3 प्लस k। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये तो फ्रैक्शंस के उसमें सॉल्व करेंगे। तो k - 4 - 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5 - k प्लस 3k अपॉन 3। तो ये क्या हो गया हमारा, k माइनस 7 3 10 11 बटे 7 इज इक्वल टू, ये भी सॉल्व करेंगे 5 + 2k अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3k - 33 इज इक्वल टू, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 5 35 प्लस 14x 14k। ठीक है, इसके बाद के को हम एक साइड कर लेते हैं, तो इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो -33 - 35 इज इक्वल टू 14k - 3k। ओके, 14 माइनस के तो 11k हो जाएगा, और यहाँ पे -33 - 35, 5 3 8 और 3 3 6, तो माइनस का 68। तो 11k की वैल्यू कितनी आ गई है, -68। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 11k की वैल्यू पुट करते हैं, -68 + 18 अपॉन -68 - 12। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 में 8 गए 0, और 6 - 1, तो ये आ गया हमारा 50 अपॉन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 2 10 का 0, हाँ से लगे 1 6 1 7 1 8 80 माइनस का, तो ये माइनस 5/8 4 इज द आंसर। ओके, तो आई होप कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, मीनो रोट सम नंबर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एज दिस, इस तरीके से अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, व्हेन शी मल्टीप्लाइड ईच नंबर बाय -2। अब अगर इसने सब में -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कौन सा चीज सही है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव सिचुएशन। नंबर ऑफ आइटम्स इन द असेंडिंग ऑर्डर विल चेंज, ascending order of numbers will still remain the same, mean of the numbers will remain the same, और ascending order will now be changed to descending order। चलिए देखते हैं चेक करके। अगर इसको करना है -2 से मल्टीप्लाई, दिस मीन्स -2/2 हो जाएगा, दूसरा -7/2 बन जाएगा, तीसरा -9/2 बन जाएगा, और चौथा -12/2 बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 1, और ये हो गया हमारा -6। ओके, तो दिस मीन्स अब सबसे बड़ा कौन सा है, ये देख लेते हैं। ये कितना हो गया, 2 3 6 पॉइंट और 5 3, ये 3.5 हो गया, ये 2 चौक 8.5। तो देख रहे हैं ये -1 है, उसके बाद -3.5 -4.5 -6। दिस मीन्स ये देखिए, पहले असेंडिंग ऑर्डर ऐसा था, लेकिन अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया है। तो ये हमें आंसर ऐसे ही मिल गया देखते ही, असेंडिंग ऑर्डर विल नाउ चेंज टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हेयर। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों का भी सही आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी पेडागोजी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर टू बी असेस्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, एबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्शंस टू परसीव रिलेशनशिप्स, संबंधों को समझाने के लिए अमूर्तता का उपयोग करने की क्षमता। एबिलिटी टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूले गिवन इन टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी सूत्रों को याद करने की क्षमता। एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशंस, दैनिक जीवन के परिस्थिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय अवधारणा का अनुप्रयोग की क्षमता। या लास्ट, एबिलिटी टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, या फिर गणित में पूरे अंक प्राप्त करने की क्षमता। ठीक है, तो अब आप देखकर बता सकते हैं, अगर जितना भी पहले किसी ने मेरे से पढ़ा है, अगर आप पहली बार हैं तो शायद नहीं पता कि आपको बच्चे को हमेशा पहली बात तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाना है। दूसरी बात ये हो गया, रट्टा उसको लगवाना नहीं है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है एबिलिटी टू मेमोराइज, तो ये गलत हो जाएगा। एबिलिटी टू कमीज मार्क्स पे ध्यान नहीं देता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका मतलब एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये सही हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्शंस तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ में लेट एक्स करते हैं, एज्यूम करते हैं और बाद में आंसर लेकर आते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन तो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ए और सी सही हो जाएगा, दिस मीन्स ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी इसको सही किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं।
अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना इफ इट इज सोल्ड ऑन इतना बाय गिविंग 24% डिस्काउंट, ठीक है, ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। हैड इट बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। किसी वक्त का क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस उसका 750 है और अंकित मूल्य उसका 24% की छूट देकर 608 रुपये में बेचा गया है। यदि इस वस्तु का इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसको कितना लाभ मिलेगा, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो कितना लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी तो उसका दिया है, जिसको सॉल्व करना है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सीपी इसका दिया है 750, ओके, और सोल्ड इट फॉर इतना बाय गिविंग, तो डिस्काउंट कितना है 24% का, ठीक है, मार्क प्राइस पे, ओके। तब उसका एसपी कितना है 608 रुपीज़। तो अब सबसे पहले तो हमको मार्क प्राइस पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि अगर उस पर सोल्ड करेंगे तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। तो मार्क प्राइस इस केस में हम लोग मार्क प्राइस कैसे निकाल सकते हैं कि लेट कर लेते हैं मार्क प्राइस जो है हमारा 100 है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब डिस्काउंट कितना है 24% का, तो उसका मतलब रुपीज़ डिस्काउंट रुपीज़ में कितना हो गया 24 रुपीज़ की उसको छूट दे दी गई मार्क प्राइस पे। जो मार्क किया था उस पर 24% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेसिकली सेलिंग प्राइस हुआ कितना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, विच इज़ 24। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 24, इसमें माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया 6 और 9 में 2 गया 76। तो दिस मीन्स अगर 100 रुपीज़ मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हो रहा है हमारा 76 रुपीज़, ओके। अब सेलिंग प्राइस तो है हमारा 608, तो इस केस में मार्क प्राइस को हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। चलिए देख लेते हैं। एक जिसको हमें निकालना है उसको मैं राइट साइड पर रख देती हूँ तो ईजी हो जाता है। लाइक हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो एसपी वर्सेस एमपी, ठीक है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस वर्सेस मार्क प्राइस कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस अगर हमारा 76 है तब मार्क प्राइस हमारा कितना है 100 है, तो 76 1 हो गया अगर सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 100/76। तो सेलिंग प्राइस तो हमारा 608 है, तो इस केस में मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 100/76 इंटू 608, तो ये हो जाएगा हमारा मार्क्ड प्राइस, ओके। कंफर्म हो गया, कल क्लियर हो गया। अब दिक्कत नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको करना है अगर इसी प्राइस पे उसको बेच दें तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो मार्क प्राइस को ही अगर सेलिंग प्राइस बना दें तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अगर अब ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना आया तो उससे प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। 2 काटते पहले तो 2 3 6 8 16 2 3 6 0 2 4, पहले 2 से काटते तो 19 और इधर आ गया 2 1 कम 2 2 5 10 2 दूनी 4, ठीक है, और 19 के टेबल में हमारा 19 8 जा 52, तो ये हमारा आ गया 800। तो मार्क प्राइस हो गया हमारा 800, ठीक है। अब मार्क प्राइस ही हमारा नया सेलिंग प्राइस है, क्योंकि बोल रहे हैं कि अगर उसको मार्क प्राइस पे ही सेल कर दें तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो अब इस केस में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ओके। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ओके। इस फॉर्मूले में आप सबकी वैल्यू पुट करके प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो देखते हैं 800 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी हमारा कितना है 750, ये इससे कट कर दिया, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो ये इधर गया, ये बन गया 8000 अपॉन 75 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ओके। ये कट गया 25 3 75, 25 दूनी 50, 25 से 75 यहाँ भी लग जाएगा, 25 दूनी 50 0, और फिर ये 3 से नहीं, तो ये आ गया हमारा 320/3, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यह आया हमारा 320/3 माइनस 100 इज इक्वल टू पी परसेंट। तो 320 माइनस 300, ये 100 इधर से आ गया, ये वाला इधर आ गया, शिफ्ट हो गया, माइनस हो गया, अपॉन 3 विच इज़ 20/3 इज इक्वल टू पी परसेंट। 20/3 इसका मतलब
ये कौन सा हो जाएगा, 6 त्रिक 18 2 20 20, ये है फर्स्ट वाला है आपका। ठीक है, 46 का फर्स्ट नंबर आंसर है। समझ में आ गया? जिन्होंने किया वो उनका मैच कर लीजिए अपना। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। चलिए इसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 31096 डिवाइडेड बाई 2704 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपको 0.6738 प्लस 0.63 प्लस 0.059 माइनस 0.79 इज इक्वल टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको निकालना है। जैसे कि सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, अगर अच्छे से करेंगे तो निकल आएगा, छोटे मोटे मिस्टेक बस कर दीजिएगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन का ही डिवीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2704 डिवाइडेड बाई अगर 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 2, इसको डिवाइड करते हैं 1 2 3 ज़ा 6, इधर आ गया 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 1352 बन गया। ठीक है, अब इन सबको भी ऐड कर लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। चलिए तो इन सबको करते हैं 0.6738 0.63 एंड 0.059 करते हैं, ऐड करते हैं तो ये 8 एज इट इज़ हो गया। 9 3 12 का 2, हाथ से लगे 1, 7 3 10, 11 5 16 6, हाथ से लगे 1, 6 6 12, 13 3, 1.368, इसमें हमने माइनस करना है 0.79, तो वो कर देते हैं 8 2, 16 में 9 गए 7, इधर बचा 2, 12 में 7 गए 5। ठीक है, तो 0.5728 तो इसमें है 5728 और इसमें है 24 और 23 वाले दो में है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, तो या तो 24 होगा या तो 23 होगा, इसको करना है इससे डिवाइड, तो हम इससे चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। 1352 में हम 23 का मल्टीप्लाई करके देख लें या इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखें। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इस जगह पे करती हूँ मैं, इसको इरेज करती हूँ, यहीं पे करेंगे। सो 1352, ठीक है, इसको पहले मैं 24 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 4 दूनी 8, तो वो आ ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ तो 6 है। ठीक है, तो 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, ये देखिए, तो ये तो हमें समझ में आ गया है कि यही वाला होगा 23 वाला। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करके 23 आएगा। ठीक है, बाकी आप भी चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 ही यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 48, देखते हैं कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 12 13 14 70 71, यहाँ से लेकर सारे नंबर्स हैं, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड। ठीक है, आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड देन इज कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्राइंग हैज द नंबर विच इज नॉट प्राइम। देखिए ये क्वेश्चन में आपको पहले बात तो 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। जिसको प्राइम नंबर्स नहीं पता है, जिसको आता है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और जिसको नहीं आता है उसके लिए प्राइम नंबर्स जो है वो नंबर्स होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 है, 2 का सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 3 है, वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 5 होता है, 1 और 3, 11 होता है, 11 1 से डिवाइड होगा या 11 से, तो वो सारे जो है हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब 12 से 71 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपको चेक करना है, और फिर उसमें आपको दिखाना है कि विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, कि यहाँ पर जो 12 से लेके 71 तक में टोटल नंबर्स जो हैं वो आपके होंगे 60। ठीक है, और साथ में वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो होंगे हमारे 45। ठीक है, तो टोटल नंबर है 60, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है कि जो हमें चाहिए होता है, लाइक विच इज़ नॉट प्राइम, तो नॉट प्राइम वाले हैं 45, और टोटल आउटकम्स क्या होता है वो है हमारा 60, टोटल 12 से 71 तक। तो आ जाएगा, इसको आप कट करेंगे तो 15 3 15 3 45 और 15 चौके 60, तो 3/4 इज़ द आंसर। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन 3/4 इसका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे रखते हैं, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इसको अगर हम आप एक लिखेंगे तो फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम सिंपल है। तो फेवरेबल क्या है, जो प्राइम ना हो, तो जो प्राइम नहीं होंगे वो टोटल 45 नंबर्स होंगे जो प्राइम नहीं होंगे 12 से 71 तक में, और उसके बाद टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल नंबर 12 से 71 इज 60। ओके, सो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये अगेन आ गया है आपका पेडागोजी का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर मतलब जहाँ टीचर एक्टिव है और बच्चा पैसिव है।
ग्रुप डिस्कशन में दोनों डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चा भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी मेथड होता है खोज करके सीखना, तो एक ही बचता है लेक्चर मेथड, थर्ड आंसर, ठीक है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन मीटर्स बाय व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड्स, पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी है। जिनको आता है वो पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए जिनको नहीं आता वो यहाँ देखते हैं। देखिए एक राउंड में, ये अगर व्हील है एक सर्कुलर, तो एक राउंड में क्या करेगा, वो सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सीधे आपको पता होना चाहिए 2πr, ठीक है, जहाँ पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है 22/7 और रेडियस हमारी क्या है 25, लेकिन हमें आंसर मीटर्स में निकालना है तो हम यहाँ इसको 0.25 भी लिख सकते हैं, ओके। और साथ में हमें ये तो एक राउंड का हो गया, हमें राउंड कितने निकालने हैं 350 राउंड्स, तो इसी में हम 350 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। बस आ गया क्वेश्चन 7 5 ज़ा 35, ये बन गया 50। तो यहाँ से देख लेते हैं 22 × 2 इज़ 24 × 50 × 0.25, ओके। सॉल्व करते हैं। 44 को ऐसे रखूंगे मैं, 25 पंचे 125 होता है और यहाँ पर 0 लगा दिया, 2 डिजिट वाइज, ये हो गया 12.5। अब 44 और 12.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं, 4 पंचे 20, तो ये 125 × 44 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पंचे 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 9 10 का 0, हाथ से लगे 1, 4 एकम 4 1 5, अगेन तो 0 5 और 5, और पॉइंट कहाँ लग गया, यहाँ लग गया, तो इसका मतलब 550 इज द आंसर इन मीटर्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपका आंसर भी सही आया है। तो टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 20 PQ² + 4 PQ + 45 PR² - 60 PQR - 6 RP इज 15P - 10R + 2, 2R - 3Q, 2Q - 3R और 10P - 15R + 2, ठीक है। फैक्टर्स का क्वेश्चन है, आपको इसमें ग्रुपिंग करके फैक्टर निकालना है। चलिए जिसको नहीं आता है वो वीडियो पॉज करके स्टार्ट कर दे और आंसर बाद में मैच करेंगे। तो ये देखते हैं वन ऑफ द फैक्टर्स, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको समझ में आता है, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, ये PQ का है, ये PQ का है, ये PR का है, ये PR का है, ये PQR का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, PQ और RP को एक साथ करूँगी, ओके। और उसके बाद यहाँ पर जो ये और ये है, इसको ब्रेक डाउन करूँगी। तो देखते हैं 20 PQ² + 45 PR² - 60 PQR, इसको एक साथ मैंने कर दिया। और ये जो है हमारा +4 PQ - 6 RP, इसको एक साथ किया, ओके। सो ये जब हमने किया तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो आता है हमारा 2, क्या कॉमन है, P, 2P कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया 2Q - 3R, ये बच गया, ओके। तो मुझे इसको देखकर समझ में आया कि ये आंसर हो सकता है, बट हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 20 PQ² प्लस नहीं, पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हमने लिखा -30 PQR और -30 PQR, ये समझ में आया। -60 को -30 प्लस -30 करके दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, और +45 PR², ओके। अब इसको, इससे हम लोग कॉमन लेते हैं 10 PQ, अगर 10 PQ कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचा 10 2 Q -3 PQ कॉमन ले लिया R, और यहाँ से अगर हमने 15 कॉमन लिया और साथ में PR कॉमन लिया तो यहाँ बचा 15 दूनी 30, 2Q - 3 और R, ओके। और यहाँ पे अगले है 2Q - 3R, ओके। तो ये 3 कॉमन हो गया, तो इसके बाद बच रहा है 10 PQ 15 PR और वो तो 3Q - 2R, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों का भी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट असेसमेंट, असेसमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है।
सबसे नंबर 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन टू असाइन द ग्रेड्स. Assessment as learning generates opportunities for self-assessment or peer assessment. Summative assessment help to know to what extent the external instructional objectives have been achieved while teaching a concept. And assessment for learning is a process with no scope of giving feedback. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद ग्रेड देने के लिए रचनात्मक अवलोकन का उपयोग किया जाता है. अधिगम के रूप में मूल्यांकन एवं स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करता है. और साथ में योगात्मक आकलन यह जानने में मदद करता है कि किसी अवधारणा के शिक्षण के दौरान निर्देशात्मक उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है. या लास्ट है, अधिगम के लिए आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिपुष्टि प्रदान करने का कोई अवसर नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बीच में टर्म जो पूरा आपका सेशन होता है उसमें बीच बीच में जो असेसमेंट किए जाते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं. और ऐसे समेटेटिव इसको बोलते हैं FA और इसको बोलते हैं SS समेटेटिव, जो ईयर एंड में लास्ट में आपके टर्म के एग्जाम होते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ लिखा है फॉर्मेटिव आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, तो ये रॉन्ग हो गया. यहाँ पर लिखा है कि असेसमेंट हेल्प टू नो व्हाट एक्सटेंट, ये FA होता है और ये SA होता है, ये दोनों इंटरचेंज है. ओके, अब दो में हमें देखना है, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ए प्रोसेस विद नो स्कोप नहीं, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ FA का ही एग्जाम्पल है असेसमेंट फॉर लर्निंग. ठीक है, जिसमें हम लोग असेसमेंट करते हैं लर्निंग के लिए, जिससे हम उसमें बच्चे को नया स्कोप वापस से फीडबैक दे सके, कहाँ वो लैग कर रहा है, उसकी कमी को समझकर उसको पूरा सही कर सके. तो नो स्कोप नहीं है, यहाँ स्कोप ऑफ गिविंग फीडबैक को ही असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं. तो ओनली ऑप्शन 3 यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है. असेसमेंट एज लर्निंग जनरेट्स, अगर असेसमेंट को एज लर्निंग लिया जाए तो वो जनरेट करती है अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट. ठीक है, तो कहीं कभी कभी हम लोग जो है एलिमिनेटिंग टेक्निक से भी निकालते हैं, बट यहाँ पर इसका यही मतलब है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे. ये भी अगेन जो है हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है. ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट विच ऑफ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोज. स्टेटमेंट 1, अनामिका डज कॉन्सेप्चुअल एरर वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन मेंसुरेशन. ओके, उसको मेंसुरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट का एरर कर रही है. टीचर गिव्स अ लॉट्स ऑफ हैंड ऑन एंड विजुअल प्रैक्टिस टू अनामिका. टीचर प्रोवाइड द स्कोप ऑफ डिस्कशन वाइल गिविंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस. तो इसमें से हमें बताना है दोनों सही है या एक सही है या दूसरा सही है या दोनों गलत है. ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्चुअल एरर आ रही है. दिस मीन्स अगर टीचर को इसे कैसे सही करना है, इसके लिए टीचर गिव्स अ लॉट्स ऑफ हैंड ऑन एंड विजुअल प्रैक्टिस, ये भी सही है. और टीचर प्रोवाइड द स्कोप ऑफ डिस्कशन वाइल ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन करने से भी उस तरह तरह के क्वेश्चन से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी और जो भी कॉन्सेप्ट में उसका प्रॉब्लम है वो उसको समझ में आएगा. तो यहाँ पर बोथ कोर्स ऑफ एक्शन इज करेक्ट, 1 एंड 2. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे मूव करते हैं. अगेन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपका आया हुआ है. PQRS is a parallelogram in which PQ is 4x plus 1, QR is 20x, RS is 25 and PS is 3y minus 1. देन वैल्यू ऑफ ये इन सेंटीमीटर्स जानना है. ठीक है, तो अब जिसको आता है वो स्टार्ट करेगा. PQRS एक देखिए कौन सी है. पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए. पैरेललोग्राम होता है जिसकी आमने सामने के अपोजिट साइज जो है वो पैरेलल और इक्वल होती हैं. तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. ओके, PQ R and S. PQ is given 4x plus 1, RS is RS, this is given 25. ठीक है, PS is given which is 3y minus 1 and QR is given 26. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये तो क्लियर कट है, ये इसके इक्वल है. दिस मीन्स 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 हो गया. ओके, सो 4x इज इक्वल टू हो गया 24. तो x इज इक्वल टू हो गया, इसको इधर ले गए 6, x की वैल्यू 6 आ गई. y को निकाल देते हैं. 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, ये इसके इक्वल है. तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 3 9s are 9. तो x 6 है और y 9 है. चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं. 3x प्लस 2y, 3 इंटू एक्स इज 6 प्लस 2 इंटू वाई इज 9. 4 18, 2 ने
18 18 18 36, 36 इज ये ऑप्शन 3 करेक्ट। ओके, बस आपको इसी तरह की अप्रोच रखनी है वहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको जल्दी से जल्दी ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स के, और बिल्कुल ऐसे ही प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ PYQs करेंगे तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि सेम ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। -7/10 एंड -1/4 के बीच में कौन सा लाई कर रहा है। 5/-8, -2/3, -3/5, -3/5, 0, -1/5, -2/3, -3/5, -3/4, या फिर -5/-8, 2/3, -3/5। ठीक है, तो जिनको आता है वो पॉज करिए और अपना आंसर निकालिए। चलिए देखते हैं। तो -7/10 एंड -1/4, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा दोनों के बीच में। तो ऑप्शन पढ़ने से ये हमें क्लियर हो गया, ये आ गया 0 जो इनके बीच में तो आने वाला है नहीं, और दूसरा ये है पॉजिटिव नंबर जो भी इनके बीच में आने वाला नहीं है। तो ये तो हमने ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक से एलिमिनेट कर दिया। ओके, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं इनको कैसे। ये तीनों नेगेटिव हैं और ये भी तीनों नेगेटिव हैं। ये है क्या बेसिकली, -7/10 इज -0.7, और ये क्या है, -1/4 इज -0.25। ओके, अब इनमें से हमें देखना है कौन सा नंबर इनके बीच में है, कौन से 3 नंबर। अगर 5/8 लेते हैं, चलिए ओके, तो 5/-8 को चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर हमने पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 8 6 48, 0.6 समथिंग आएगा, तो वो हमारा ये जो 0.7 है इसके पीछे ही होने वाला है। ठीक है, यहीं पे आने वाला है, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 18, तो ये भी कुछ 6 में आएगा, तो इसका मतलब ये भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और ये क्या है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 5 6 30, ये भी 6 के रेंज में आएगा, ये भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो यही इसमें तीनों आ ही गया है, फिर भी ये देख लेते हैं। -2/3 तो इसमें ही था, -3/5 तो इसमें ही था, यहाँ पर -3/4 है और यहाँ है, इसको चेक कर लेते हैं। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है, तो 4 6 24 6 7 28 7, ओके 2 आया तो 7.75, लेकिन हमें तो 0.7 के आगे नहीं बढ़ना है ना, 0.75 तो 0.7 से आगे हो गया। दिस मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, क्लियर। चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज to be subtracted from 2605 to make it perfect square, then the value of 4x plus 7 is, ठीक है, 31, 11, 23 और 27। इसमें से क्या होगी, अगर x वो न्यूनतम संख्या है जिसे 2605 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, हम डिवीजन मेथड से करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसका पेयरिंग करते हैं पहले तो हम, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 1 1 जा, जिससे यहाँ पर डिवाइड करेंगे वही यहाँ लिखना है। तो 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा होता है हमारा 25, तो यहाँ पर आएगा 25। 1 आ गया। अब 0 5 पूरा पेयर ही नीचे लेकर आते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को ऐड करके यहाँ पर रखेंगे 10। अब नेक्स्ट क्या है, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ होगा, और इससे मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो अगर हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखते हैं, 1 1 0 100 जा 1, ठीक है, 101 एकदम 101 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 4, तो अगर 4 आ गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, दिस मीन्स 4 इज द रिमाइंडर। तो 4 अगर हम इससे डिवाइड कर दें, माइनस कर दें, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा जिसका जो रूट होगा वो 51 होगा। ठीक है, तो दिस मीन्स 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम यहाँ पर 4x की वैल्यू 4 है इसका मतलब, तो 4 × 4 + 7, 4 चौक 16 + 7, तो 16 + 7 6 12 13 6 12, यहाँ से लेके 23, 23 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू 3x² - 8x + 11, b इज इक्वल टू -2x² + 12x, और c इज इक्वल टू -4x² + 7, एंड d इज इक्वल टू x² - x - 11। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, a + b + c - d ये है, देन वैल्यू ऑफ p + q + r। ओके, चलिए जिसको आता है वो सॉल्व करेगा, और जो जिनको समझना है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हमें a + b + c - d कर देते हैं, सिंपल। तो a क्या है, 3x² - 8x + 11, b क्या है, -2x² ऐड करना है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, + 12x
सी क्या है -4x² प्लस सी, और डी क्या है, माइनस करना है डी को, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x² प्लस का x प्लस का 11। ओके, ये हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये किसके इक्वल है, px² प्लस qx प्लस r के इक्वल है। तो इसको इसी फॉर्म में बना लेंगे, तो p q r को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो 3x² माइनस 2x² माइनस x² माइनस 4x²। ठीक है, तो ये प्लस का 3 है x² है, ये -2x² और -3x, ये अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, -4x²। ठीक है, दूसरा क्या है, 8x 12x और x, तो ये माइनस का 8x है और ये प्लस का 12x है, तो इसका मतलब प्लस का 4x आ गया यहाँ से, और 4x में x ऐड हुआ तो प्लस का 5x आ गया। ओके, नेक्स्ट है 11 7 और 11, 11 11 22 प्लस 7 29 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा प्लस r। अब हम इनको ऐड कर, वो इसको जो है हम सीधे ही ऐड करते हैं, कंपेयर करते हैं, ऐड नहीं कंपेयर करेंगे। p की वैल्यू क्या है, -4, q की वैल्यू क्या है 5, एंड r की वैल्यू क्या है 29। ओके, अब हमें निकालना क्या है, p प्लस q प्लस r। ओके, सो मीन्स -4 प्लस 5 प्लस 29, ये निकालना है हमको। तो आंसर 30 है क्या, हाँ देखिए, -4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 29, 29 प्लस 1 30, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 30। ओके, 57 का आंसर हो गया क्वेश्चन 4। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 58। चलिए अगेन देखते हैं क्वेश्चन। नीतू इज ऑलवेज कंफ्यूज इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब परिवर्तनों को पहचानने में उसको उलझन रहती है। हर मैथमेटिक्स टीचर हेल्प्ड हर बाय गिविंग वन सिंपल वर्ड। हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने एक वर्ड दिया है, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड एनलार्जमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मीनिंग ऑफ विच ईच ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें से आपको देखना है, फ्लिप स्लाइड टर्न बिगर फिगर, टर्न स्लाइड फ्लिप बिगर फिगर, फ्लिप टर्न साइड बिगर फिगर, या स्लाइड फ्लिप टर्न बिगर फिगर। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इनलार्जमेंट तो बिगर फिगर है और वो चारों में ही है। ओके, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन लिए क्या, कौन सी चीज को वो यूज कर सकता है। ठीक है, करती हैं फ्लिप, स्लाइड या टर्न। फ्लिप करना मतलब क्या है, इधर से उधर। ठीक है, तो दिस मीन्स क्या हो गया, फ्लिप का मतलब क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन। कैसे, इधर आया इधर गया। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, यहां से आप समझ सकते हैं साइंस से। रिफ्लेक्ट करना मतलब इधर का से उधर दिखना, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्तन, फ्लिप कर देना, पलट देना। ठीक है, तो फ्लिप इसके लिए हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रोटेशन तो टर्न होता है, यह सभी को पता है, और ट्रांसलेशन होता है हमारा स्लाइड। तो यहाँ पर हमारा ये परिवर्तन क्या है, जो है हमारा हो जाएगा ये क्या कहते हैं, फ्लिप, और ये रोटेशन तो रोटेट करना, टर्न करना, तो यहाँ से हमारा आ गया सेकंड नंबर पे टर्न। अगर हम देखेंगे तो सेकंड नंबर पे टर्न इस पे है, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली भी हम इससे जा सकते हैं। मान लीजिए आपको दो ही पता है तो भी आप गेस करके लगा सकते हैं। अदरवाइज रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परिवर्तन करना, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा स्लाइड, और रोटेशन होता है टर्न, और बिगर फिगर इज एनलार्जमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। For which of the following measurements the construction of triangle ABC can be done? ठीक है, अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी सी 30 डिग्री एंड बी ए सी 25 डिग्री। दूसरा क्या है, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। थर्ड क्या है, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी ए 90 डिग्री और ए बी सी 60 डिग्री। और क्या लिखा है, कैन बी, और ए सी बी 120, ए बी सी 25 डिग्री और बी सी ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ट्रायंगल्स की हमें प्रॉपर्टी क्या पता है कि एक तो ट्रायंगल का सम जो है, तीनों एंगल का सम, जिसको आता है वो खुद करेगा, वो 180 होता है। पहले एक ये चीज़ जानते हैं। दूसरी क्या जानते हैं हम, कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ए बी, जैसे ए बी प्लस बी सी है, अगर दो साइड है तो इनका सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, किसी भी दो साइड्स का सम। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों से ही चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, ए बी और बी सी ही इसमें दिया है। ठीक है,
दूसरे में क्या है, ये जिसमें साइड दी है तो पहले हम साइड वाला चेक कर लेते हैं। ए बी प्लस बी सी, 4 प्लस 3 7 है और 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्या है, अब एंगल्स भी दिए हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ये देखिए ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया है। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ए सी इज इक्वल टू क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया है। ए सी और बी सी इक्वल है, दिस मीन्स ये एंगल और ये एंगल तो इसमें इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये 125 है तो ये 25 है, तो ये भी 25 होना पड़ेगा। तो 120 और प्लस 50 डिग्री, तो 0 और 5 2 7 170 डिग्री आ रहा है, जबकि 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है। चलिए अगर हम ड्रॉ करके ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। वरना इससे चेक करते हैं कि एक क्या ये वाला, अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, ओके, कौन सा एंगल है, सी ए बी, ऐसा देख लेते हैं। और ए बी दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी ए 90 डिग्री दिया है और ए बी सी 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल तो पॉसिबल हो सकता है। और इसको देख लेते हैं, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 6 सेंटीमीटर दिया है, ओके, और ए बी सी 130 दिया है, ओके। तो ऐसा होगा कुछ, ये बी सी यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और ये 130 डिग्री, और ए एंगल जो है यहाँ से ऐसे मैच करेंगे 25 डिग्री, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया है कि अगर ये 130 है, ठीक है, तो ये 25 डिग्री है, और अगर एक तीनों का सम 180 होता है, ठीक है, 180 होगा, तो इसका मतलब ये भी 25 हो, तब तो 25 50 होगा, और 130 प्लस 50 180 होगा। लेकिन अगर ये 25 होगा तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, लेकिन यहाँ पर तो साइड्स अलग हैं, तो इसका मतलब ये भी वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। A solid cube of side 12 centimeter is cut into small solid cubes of 4 centimeter each. Okay, एक सॉलिड क्यूब है, मान लीजिए आपका इस तरीके से क्यूब होता है, सबको पता है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर साइड का है। इसमें से 4 सेंटीमीटर के स्मॉल छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए गए हैं। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड द न्यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स। तो क्वेश्चन से समझ में आएगा, ऑप्शंस क्या है, रिलेशन निकालना है हमें पहले के सरफेस एरिया में और दूसरे के सरफेस एरिया में, ठीक है। तो अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने स्मॉल क्यूब्स हैं। जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो अपना ट्राई करे, ओके। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल दें कि इस बड़े वाले क्यूब से 4 सेंटीमीटर वाले छोटे कितने क्यूब निकाले गए, तो उसके लिए इन दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब, दिस मीन्स साइड इंटू साइड, ओके। तो बड़े वाले का क्यूब निकाल के छोटे वाले क्यूब से के वॉल्यूम से उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब आएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ क्यूब को मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, बड़े का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड का मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, और छोटे का कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ओके। इसकी साइड 4 सेंटीमीटर, इसकी 12 सेंटीमीटर, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 3 9 27। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 27। क्लियर हो गया, इजी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पूरे का सरफेस एरिया, ये बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है और छोटे वाले 27 क्यूब्स का सरफेस एरिया निकालना है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, यही क्वेश्चन में पूछा है, ओके। तो अब बड़े का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है क्यूब का सरफेस एरिया, ये आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया। मैं इसके सारे जो फॉर्मूले हैं वो ज़रूर इस चैनल पर अभी आपको आगे के वीडियोज़ में सारे फॉर्मूलेज करा दूंगी, जिससे आप इन क्वेश्चन को आराम से कर पाएँ, ओके। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर, वॉल्यूम नहीं, टोटल सरफेस एरिया, TSA, ठीक है। तो 6 बड़े का निकालते हैं, तो 12 का स्क्वायर, 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगे 2, 6 चौक 24, 25 26 का 6 है 8, 864 आ गया,
ठीक है। और छोटे का क्या आएगा, इसके लिए टी 6 इंटू ए स्क्वायर ही करेंगे छोटे के लिए। पहले स्मॉल क्यूब का एरिया निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 4 चौक 16, 16 छक्का 96, 96। ठीक है। अब इसमें 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 27 क्यूब्स बन के आए हैं। तो 96 इंटू 27 करेंगे, मैं इस जगह पे कर रही हूँ। 42 का 2, 4 9 7 63, तो छंग 12 का 2, यहाँ से लगे 1, 9 2 18 1 19, 2 7 2 9 9 1 10 5 15 5, यहाँ से लगे 2592। ओके, सो ये आ रहा है 2592 और ये आ रहा है 864। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है अब हमें बताना है। न्यू टोटल सर्वे विल बी द थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल सरफेस एरिया, या न्यू टोटल सर्वे विल बी द 1/2 ऑफ द ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो न्यू टोटल सरफेस एरिया विल बी द 1/2। देखो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये तो गलत हो गया। न्यू टोटल सर्फे विल बी ट्वाइस ऑफ द, ये हम चेक करेंगे। न्यू टोटल सरफेस एरिया विल बी 1/3, 1/3 है। अच्छा, न्यू टोटल सर्वे विल बी 1/3 ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो ओरिजिनल तो ये है और ये नया, तो ये तो नहीं होगा। इन दोनों में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि 864 से इसका क्या रिलेशन है। तो क्या करना है हमें, इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 ज़ा 4, हाँ 1 गया 2, ठीक है। और तो ये आ गया ट्वाइस से, तो नहीं, एक बार थ्राइस से करके देखते हैं। 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 चौक 12 का 2, यहाँ से लगे 3 छक 18 1 19 का 9, यहाँ से लगे 3 8 24 1 25। ओके, तो ये तो देखिए 3 से रिलेशन आ रहा है। दिस मीन्स जो नया वाला सरफेस एरिया है वो 3 टाइम्स है ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया से। तो ट्वाइस वाला आंसर गलत हो गया। ये है न्यू टोटल सरफेस एरिया विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल सरफेस एरिया। न्यू टोटल सरफेस एरिया विल बी द थ्राइस ऑफ, हाँ सॉरी, ये मैंने पहले रॉन्ग कर दिया, बट यही राइट होगा। फर्स्ट आंसर पर इज करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर ये मैंने रॉन्ग कर दिया, इसको नहीं मानना है, यही आंसर है थ्राइस। ठीक है, ये नहीं है गलत। तो आई होप कि यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं। देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हाइप भी दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।